हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम डिस्कस करें सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट कैसे है? पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था 60, देखो ईयर वाइज और सब्जेक्ट वाइज डिस्कस किया। तो सबसे पहले 66 का पहले पार्ट में आया एंशिएंट हिस्ट्री प्लस मेडाइवल हिस्ट्री। सेकेंड पार्ट में आया मॉडर्न हिस्ट्री। थर्ड पार्ट में हम लोग पॉलिटी प्लस ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। Which article of the Indian Constitution is related to the establishment of Election Commission of India? भाई ये मैं मान के चलो बहुत बेसिक चीज़ है। आपको कम से कम फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये बेसिक बेसिक CAG, AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इस सब के आर्टिकल आपको पता होने चाहिए, एकदम जबान पे रटे होने चाहिए। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्शन वाला किस पार्ट में है। इलेक्शन पार्ट 15 में हमें पता होना चाहिए। ये आपको पता है एक नया ऐड हुआ है ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल कब ऐड हुआ था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये किस आर्टिकल में? पार्ट 14, कैसे लिखा है, पार्ट 14A। ठीक है ना, ये वाला है। ये बात आपको पता है ना, 14A, जिसमें दो ट्रिब्यूनल है, एक है 323A और एक है 323B। ठीक है ना, ये दोनों ट्रिब्यूनल का आर्टिकल है। उसके अलावा जो इलेक्शन वाला है पार्ट 5, इलेक्शन जो पार्ट 5 है उसमें कितने आर्टिकल है? 324 से 329 आर्टिकल तक है। इसमें 324 तो आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। 325 क्या है? यूनिवर्सल सफरेज है। यूनिवर्सल की मतलब सबको सफरेज, जो सबको वोट देने का अधिकार है, जो भी 18 प्लस है। भाई शुरुआत से ही 18 प्लस था? नहीं, शुरुआत में 21 प्लस था कि जो 21 से ज़्यादा वो दे सकते हैं। अरे यहाँ से यहाँ कब आया? ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 में। बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे ये क्वेश्चन की ये सारा इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। ये ट्रिब्यूनल मैं इसलिए बता दी क्योंकि बाद में ऐड हुआ और इसके करीब है, इसलिए मैंने बता दिया। क्लियर? ये इन्फॉर्मेशन सब आपको याद होना चाहिए। 148 आर्टिकल किसके लिए है? 148 आर्टिकल CAG के लिए है, ये हमें पता है, और CAG के लिए है। और ये पार्ट 5 का पार्ट है। पार्ट 5 क्या होता है? पार्ट 5 यूनियन गवर्नमेंट होता है ना, वो वाला बात है। पार्ट 5 यूनियन गवर्नमेंट है। तो अब बोलो पार्ट 4A पहले बाद में ऐड हुआ है। हाँ, ये फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। पार्ट 4A, पार्ट 4 तो DPSP है ना, पार्ट 4A है फंडामेंटल ड्यूटीज। और इसमें कौन सा आर्टिकल है? 51A आर्टिकल है। टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटी? 11। कब ऐड हुए? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। देखो शुरुआत में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज था। कब ऐड हुआ 10? ये इस दिन। लेकिन बाकी का एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड हुआ। ठीक है ना, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। और आर्टिकल 342 किससे रिलेटेड है? रिलेटेड है शेड्यूल्ड ट्राइब का, कि प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित कर सकते हैं, चाहे वो किसी स्टेट को हो, किसी यूटी के हो। अगर किसी स्टेट के हो तो उनको गवर्नर से कंसल्ट करना होगा, ये बात हमें पता होनी चाहिए। बाकी सारे आर्टिकल हमारे हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में उस क्वेश्चन के साथ, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में जब भी आप एक बार नज़र दौड़ाना कि ये क्वेश्चन करते वक्त हमें ये इन्फॉर्मेशन, ये सब पता होना चाहिए था। ठीक है, 10 इन्फॉर्मेशन हमें एक क्वेश्चन से किया। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो रूल ऑफ लॉ, यानी रूल ऑफ लॉ, रूल किसका होना चाहिए? कानून का, लॉ का रूल होना चाहिए। लॉ का, ना कोई ऊपर होगा ना कोई नीचे होगा। ये जो कॉन्सेप्ट दिया किन्होंने था, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। ये दिया था रूल ऑफ लॉ का A.V. डाइसी ने। A.V. डाइसी ने। ठीक है ना, तो ये बात हमें पता है कि किसी के पास ना आर्बिट्री पावर है कि वो ब्रीच कर दे, इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा, ये सब 3-4 चीज़ है ये। और आपको पता है इससे रिलेटेड हमारे आर्टिकल 14 में है इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्लस उसमें नया ऐड किया गया है, मतलब एक नए अलग से ऐड किया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ।
इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि कानून के सामने सब बराबर है, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का क्या मतलब है, क्या बच्चे को भी सेम कानून फॉलो करना होगा। जैसे बच्चों ने कोई कानून किया तो हम फिर जुवेनाइल जस्टिस वाला क्यों कॉन्सेप्ट लाया कि बच्चों ने कानून गलत किया तो उसके लिए अलग से कानून होगा। समझ में आ रहा है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के मतलब जो थोड़े डिसएडवांटेज है उस पे लॉ में थोड़े बदलाव किए जा सकते हैं। लाइक वुमेन, हम प्रेग्नेंट वुमेन को फांसी पे थोड़ी लटका सकते, ठीक है ना, जब इक्वालिटी बिफोर लॉ है। समझ रहे हो ना आप कि डिसएडवांटेज को आप अलग थोड़ा ट्रीटमेंट अलग दोगे। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब वो होता है। ये हमने लिया है यूएसए से, ये हमने लिया है यूके से, ठीक है ना। ये थोड़ा सा निगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसका मतलब रूल ऑफ लॉ जब भी बात करते हैं तो कभी भी आप खुद सोचो, इसमें वन एक्ट फॉर ऑल, ये तो सही है कि सबके सामने मतलब कानून सबके लिए बराबर है। वन जुडिशियरी फॉर ऑल, ये तो चलो सही ही है कि मतलब एक एक्ट है, एक्ट के सामने सब बराबर है, जुडिशियरी भी सबके लिए बराबर है। यहाँ पे स्टेट वर्ड क्यों आएगा भाई, स्टेट वर्ड नहीं है, सही है, और ऑल एक्ट्स नहीं, ये सारे स्टेटमेंट गलत हैं। स्टेट का तो कोई मतलब ही नहीं था यहाँ पे रूल ऑफ लॉ में, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें का जो 29 फंक्शन है ये सारा फंक्शन याद करो, और बहुत सारे आर्टिकल है वो सारा याद करो। जैसे 243A से 243A से 243O तक, ये सारा आर्टिकल आपको किस शेड्यूल में दिया है, 9th शेड्यूल, 9th पार्ट में। और जो 9th ए वाला पार्ट है उसमें दिया है 243P, ओ तक हो गया ना, ए से ओ, पी, और 243ZG, ये म्यूनसिपालिटीज़ का म्यूनसिपालिटीज़ के बारे में है। ये दिया है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो आप बोलोगे भैया 11th शेड्यूल में क्या दिया है, फिर 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल में क्या दिया है। देखो इसमें एक, देखो ये जो सारा आर्टिकल है ना, ये सब एक पार्ट्स में दिया है। मान लो ये सारा आर्टिकल है, यहाँ पे एक आर्टिकल आ गया है सामने 243G। ध्यान देना 243G में जो पंचायत को 29 काम जो दिए गए हैं ना, 29 फंक्शन, उसका जो लिखा जोखा था। तो आपको नहीं लगता यहाँ पे लिख रहे थे एक ही बार इतना जत्था आ गया कि एक पॉइंट में हमें 29 काम लिखने, तो हम सोचा कि इसको अलग लिख देते। इसको अलग लिखने के लिए हमने एक शेड्यूल बना दिया। तो शेड्यूल में क्या लिखा है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जो 29 काम दिए गए ना, वो काम लिखना है। वो एक्चुअली आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल है 243G। कहाँ से स्टार्ट होता है आर्टिकल, आपको 243A से O तक हमारे पास पंचायती है ना, तो बीच में जो G वाला काम है ना, वो है फंक्शन वाला। और ये फंक्शन लिखा कहाँ पे, एक्चुअली 11th शेड्यूल में है, ठीक है ना। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। क्लियर है ना, बहुत आसान चीज़ है ना, बता रहे हैं ना। अब बाकी का थोड़ा और कर लेते। H का क्या है कि पावर जो इम्पोज करते हैं टैक्स। और एक चीज़ मैं बता दूं, आप ऐसा ही मत मानना कि ये आर्टिकल और ये आर्टिकल सेम इम्पोर्टेंस रखता है। नहीं भाई, फंक्शन वाला कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह से क्वेश्चन नहीं है। एफ वाला डिस्क्वालिफिकेशन आप ऐसे याद कर सकते, एफ मतलब फेल, डिस्क्वालीफाई हो गए। ई वाला क्या है 243 ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, ठीक है ना, ड्यूरेशन। चलिए, The legislative origin of 73rd Constitutional Amendment Act can be traced back to which Constitutional Amendment Act? देखो legislative origin of 73rd Constitutional Act can be traced back to, मतलब इसका जो legislative origin है, ये जो 73rd का, ये कहाँ से आया, शुरुआत में कहाँ से हुआ। देखो ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ टफ है, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन फिर भी कुछ ऑप्शन को तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं बिना कुछ पते। हमें नहीं पता है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, फिर भी हम कर सकते हैं। यार मैं ए ऑप्शन को सीधा सीधा हटा दूंगा, क्योंकि ए ऑप्शन से मैंने सोचा था, मैंने याद किया था कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में तो वोटिंग के एज को डिक्रीज किया गया था 21 से 18। तो एक ऑप्शन तो मैं सीधा सीधा एलिमिनेट कर दूंगा, हटा दूंगा। लेकिन अभी भी आंसर नहीं पता चलेगा 66 सेकेंड
63rd 64th कौन सा है? आंसर है 64th। ये मैं मान के चलो, आप थोड़ा सा ध्यान रख लो। 64th में राजीव गांधी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सोचा था कि हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को क्या कर ले, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दे, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दे। लेकिन ऐड हुआ कब था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। उस समय कोशिश किया था लेकिन हुआ नहीं था, क्योंकि संविधान, इससे पहले क्या था कि अगर कोई स्टेट पंचायत बनाता है अपने अंदर तो ठीक है, उन पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, ठीक है ना। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, अब उनके पास ऑब्लिगेशन है कि हाँ भाई आपको करना ही करना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये ठीक है। Which one of the following is not the characteristic of decentralization? Decentralization का मतलब क्या है? पावर आप एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रखे हो, पावर को आप बांट रहे हो, पावर को आप बांट रहे हो नीचे तक। ध्यान से देखना, मतलब कि सिंपल आपको याद रखो ना। आप इसमें से देखो, ऐसे क्वेश्चन में आप सिंपल, ऐसे क्वेश्चन में ना आप बहुत जल्दी आप लगा दोगे ई, लेकिन ई आंसर ऐसे नहीं लगाना, आप लगाना, आप देखते हो फीचर्स वगैरह देखते हो, कई लोग ऐसे बता रहे जब फीचर्स वगैरह की बात हो ना तो सीधा सीधा ई लगा दो जल्दी जल्दी में, लेकिन नहीं। आप एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान से बनाना, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब पावर का डिवीजन, पावर डिवीजन, सिंपल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, दिमाग में ध्यान रख लो। अब हुआ क्या, इसमें कौन फीचर्स नहीं है, यानी जो जो फीचर्स है वो तो आंसर नहीं हुआ है। आपको नहीं लगता ऑटोनॉमी मिला है पंचायत राज में, गांव के लोगों को, गांव के लोग पंच है, ऐसे ऐसे सबको ऑटोनॉमी मिला है, सबको अपना अपना काम मिला है, तो इसमें तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो फीचर्स है। पीपल्स का पार्टिसिपेशन, भाई मैं भी वोट दे रहा हूँ, मैं भी इलेक्शन में लड़ रहा हूँ, ये तो सही बात है। टू एम्पावर लोकल कम्युनिटी, पहले हमें लगता था, मैं मान लो लोकल कम्युनिटी हूँ तो मुझे लगता था यार हमारा तो कोई पावर ही नहीं है, लेकिन अब मैं भी इलेक्शन लड़ सकता हूँ लोकल लेवल पे, मेरा भी रोल होगा, तो इससे मेरे में एम्पावरमेंट आएगा कि नहीं। मुझे लगा कि यार कुछ काम हो रहा है तो इसमें मेरा भी रोल है, ठीक है। अब टू इंस्टिल नॉन कॉन्फिडेंस, भाई कितना फालतू ऑप्शन है, नॉन कॉन्फिडेंस एमंग, भाई टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस देना है ना भाई, लोकल कम्युनिटी में कॉन्फिडेंस देना कि भाई आप लोग काम करो, आप हम साथ है, आप खुद अपने लिए काम करो, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस देना हुआ ना भाई, तो ये तो उल्टा ऑप्शन है और कुछ अजीब ऑप्शन है, तो यही आंसर है, क्योंकि ये फीचर्स नहीं है, तो सी आंसर होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आराम से, हमें नहीं, बिल्कुल नहीं पता है तो भी हो जाएगा। Which act is not the landmark in the development of constitution? Development of the constitution, कौन सा लैंडमार्क नहीं। देखो जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होती थी ब्रिटिशर्स की, तो वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता था, जैसे चाहे आप 77 ले लो, 84 का पिट्स इंडिया एक्ट ले लो, फिर चार्टर एक्ट का इशारा आया, फिर काउंसिल एक्ट आया, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने लगे, तो ये सब तो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा जो आएंगे एक छोटे लेवल पे, जहाँ मान लो कोई ऐसा एक्ट आया, लेबर एक्ट, लेबर एक्ट को आप लैंडमार्क नहीं बोल सकते, क्योंकि एक तो पर्टिकुलर क्लास के लोगों के लिए बनाया गया है। लेकिन जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो मेन एक्ट होते थे वो सारे के सारे इंडिया पे अप्लाई होते थे, या जो भी ब्रिटिश के कंट्रोल में था वहाँ पे अप्लाई होते थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट बंगाल, बाकी जो एरिया, ये सब। लेकिन ये वाला है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, एक एस्पेक्ट पे बना हुआ एक्ट है, तो ये कैसे लैंडमार्क हो जाएगा, खुद समझो ना। तो डी इज ए करेक्ट आंसर, एक एस्पेक्ट पे बनाया गया है, ठीक है। चलिए अब पॉलिटी वाला क्वेश्चन हो गया। पॉलिटी का 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन था पॉलिटी का, आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से मैं मान के चलो एक क्वेश्चन नहीं होने वाला था, ठीक है ना, एक क्वेश्चन वो टफ था, राजीव गांधी वाला, ठीक है ना, क्योंकि वो नहीं दिया हुआ है या समझने में भी दिक्कत हो रहा था, ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन तो छोड़ भी सकते हैं ना। चलिए, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। देखो ये आप मान लो करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में हम लोग नहीं करते हैं कि स्टार्टिंग में जापान का, देखो
क्योंकि जापान इतना ज़्यादा न्यूज में रहता है हर एस्पेक्ट में, तो हमें पता है चार चार आइलैंड है, तो हम चार आइलैंड के ये चीज़ तो हम ध्यान में रख ही लेते हैं कि इनका कैपिटल किस आइलैंड पे है। ठीक है, इनका सबसे लार्जेस्ट आइलैंड एरिया वाइज कौन है, मोस्ट पॉपुलेटेड कौन है, नॉर्दर्न साइड में कौन है और सदर्न साइड में कौन है, इतना तो हम कर ही लेते हैं। क्लियर है ना। तो इनका आइलैंड चार कौन कौन है, होन्शु सबसे ज़्यादा एरिया में है, उसके बाद होकाइडो, क्योंसू और शिकोऊ। ठीक है ना, होन्शु सबसे लार्जेस्ट है, समझ में आया ना। होन्शु की बात करें तो सबसे, ये जो पूरे दुनिया के आइलैंड है ना उसमें 7वां नंबर रखता है। इतना क्लियर है, बस ये मैंने याद रखना है। और इसके अलावा जो आइलैंड है वो छोटे छोटे, ये तो सबसे छोटा वाला आइलैंड है, ये है सबसे लार्जेस्ट। ये आप मान के चलना है करेंट अफेयर से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, ग्रीनलैंड इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। देखो ऐसे क्वेश्चन है ना, जो ऐसे यूनिक वाले आइलैंड है वगैरह पे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। अब में भी ये पूछ सकता है कि ये अब आगे पूछ सकता है कि आर्कटिक काउंसिल का ये मेंबर है कि नहीं, आर्कटिक काउंसिल के कौन से मेंबर है, करेंट अफेयर से आ जाए। तो जो ग्रीनलैंड वगैरह है, जापान है, इंडोनेशिया है, इन सब पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे अगर करेंट अफेयर्स में आ जाए लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन इस पे बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो ये ग्रीनलैंड किस देश का पार्ट है, ये डेनमार्क का पार्ट है। और दुनिया का लार्जेस्ट आइलैंड है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, दुनिया का लार्जेस्ट आइलैंड है। ये भी यूपीएससी बीपीएससी में ही पूछा था एक दो बारी। क्लियर ना। और लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत एकदम कंट्रोल है डेनमार्क के, डेनमार्क इसको बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दिया है। ग्रीनलैंड का कैपिटल कौन क्या है, नूक, NUUK। ठीक, ये बात ध्यान रखिए, बस हो गया। Among the following continents, which one has the highest number of countries? सबसे ज़्यादा कंट्रीज किसके पास है, यहाँ पे कंफ्यूज होना चाहिए, हो सकते हो एशिया एक्चुअली नहीं है, न यूरोप, अफ्रीका के पास सबसे ज़्यादा कॉन्टिनेंट है। ठीक है ना, अफ्रीका के पास सबसे ज़्यादा कॉन्टिनेंट है, ये हम सबको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। The state of India which has highest percentage of tribal population to its total population। यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, ये नहीं पूछा है। मतलब स्टेट का जो परसेंटेज है उसका जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है, ये है मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट, which one of the following coffee growing areas इज नॉट इन कर्नाटका। मतलब इसमें से कौन सा कॉफ़ी ग्रोइंग एरिया है वो कर्नाटका में नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि ये कर्नाटका का पार्ट नहीं है, सिंपल ये पूछ रहा है। तो भाई जो ये वाला पार्ट है ना पुलनीज, ये पार्ट एक्चुअली तमिलनाडु का है। तो ये भी लोकेशन वाला क्वेश्चन कवर हो जाएगा आराम से करेंट अफेयर्स में। ठीक है ना, लेकिन कर्नाटका का मेन है चिकमंगलूर, कुर्ग और बाबा बुदाई, बाबा बुदान हिल्स जो है ना वो है। ये देखो लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, इस पे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ था, लेकिन एक्चुअली ये कच्छ है। ठीक है ना, लेह का जो बहुत सारा पार्ट है ना वो अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है। कुछ पार्ट सक्चम वैली का पार्ट है, कुछ पार्ट अक्साई चीन वाला पार्ट है, कुछ पाकिस्तान के कंट्रोल में। अगर उसको अभी क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं है तो इवन बीपीएससी ने भी आंसर में कच्छ ही माना था। ठीक है ना, कच्छ माना था। इसको एक बारी और आप लोग अपने लेवल पे देख लेना, क्योंकि बीपीएससी ने भी कच्छ माना था। और इवन आप जो सेंसस वाला censusindia.com है वहाँ पे भी अभी भी कच्छ ही दिया हुआ है। तो एक बारी आप भी देख लेना अपने लेवल पे, अगर आपको कोई और ऑथेंटिक सोर्स में है, क्योंकि बीपीएससी ने कच्छ ही माना है। ठीक है, समझ रहे हो ना। चलिए, द स्टेट ऑफ इंडिया विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क पूछे तो ये है एमपी में, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क ये है एमपी में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। अटल टनल ये ऐसा मत मानना कि ऐसे पूछा, ये एक्चुअली करेंट अफेयर्स का है, करेंट अफेयर्स में था। अटल टनल
इज अक्रॉस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंज, किस हिमालयन रेंज को काटता है? ईस्टर्न जो पीर पंजन है ना उसको। और अटल टनल को एक और नाम देते हैं, रोहतांग टनल भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये कहाँ पे है, किस हाईवे पे है? लेह मनाली हाईवे, लेह मनाली हाईवे पे। इसका डिस्टेंस कितना है? ऑलमोस्ट 9.2 किलोमीटर है, ठीक है। ये कितने हाइट है ऊपर में? 3000 मीटर हाइट पे है, 3048, ठीक है। और लॉन्गेस्ट टनल है, मतलब लॉन्गेस्ट टनल है इस पर्टिकुलर हाइट पे, ये बात याद रखिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, Which one of the following state is leading producer of solar energy? सोलर एनर्जी के सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन है? कर्नाटका, उसका तेलंगाना, आंध्रा, फिर राजस्थान, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम डिस्कस करें इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस। जनरल साइंस और इकोनॉमिक्स हम एक वीडियो में ही कवर कर देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो लगेगा लेकिन एक वीडियो में ही कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर मैथमेटिक्स, बिहार स्पेशल, ठीक है, बिहार स्पेशल वाला, उसके बाद बिहार स्पेशल हो जाएगा, उसके बाद करेंट अफेयर्स, ठीक है। इवन मैं मैथमेटिक्स में भी बताऊंगा कि कुछ क्वेश्चन जो बिल्कुल किसी को मैथ्स बिल्कुल नहीं आता तो भी कुछ क्वेश्चन तो कैसे आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इतना ही है। और एक और चीज़, ये वीडियो आप, ये मैं 66 वाला वीडियो सिर्फ फ्री करवा रहा हूँ, उसके बाद आपको पे करना होगा, ठीक है ना। और मैंने बता दिया, पहले इसका फ़ी था 500, मैंने इसको अब बहुत कम कर दिया है। जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी करीब है, सिर्फ आपको 20 साल का पेपर मिलेगा और प्लस 20 टेस्ट सीरीज़, ठीक है। टेस्ट सीरीज में हम लोग क्या करें, आपको खुद से करना है। मैं टेस्ट पेपर जो उसका वीडियो सॉल्यूशन दूंगा, वीडियो सॉल्यूशन अभी तो हम 2 का दे रहे हैं। एक तो ये वाला है, रंजीत सर का बुक है, और उसके अलावा कुछ पेपर आपको मिलेगा इसका दृष्टि, और कुछ पेपर इनका परफेक्शन है। चलिए तो मिलते हैं फिर। और इस दोनों का फी अब इसका है 199 और इसका 199, दोनों का टेस्ट सीरीज का अलग, इसका अलग, दोनों साथ में ज्वाइन करो तो सिर्फ 299, ठीक है ना। ये लास्ट है, ठीक है। थैंक यू सो मच।